नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक पर आधारित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने मूल इतिहास ग्रंथों पर आप सभी से लगातार चर्चा की है। हम नगेंद्र को पढ़ने के लिए जरूर रिकमेंड किया करते थे, लेकिन अब इस पुस्तक के आधार पर आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, उनको लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर होंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि जिस तन्मयता के साथ आपने सभी वीडियोज को देखा है, इसको भी देखेंगे। हम किसी भी परीक्षा का नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि आप सभी तमाम परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे यूजीसी नेट की बात करें, यूपी टीजीटी पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी और सभी राज्यों की सहायक अध्यापक परीक्षाओं या फिर प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हम परीक्षाओं में बांट कर नहीं रख सकते। कौन तथ्य कब काम में आ जाए, ये आपकी तैयारी और पढ़ाई के ऊपर निर्भर करता है। तो हम आज बातचीत करेंगे भारतेंदु युगीन गद्य साहित्य की अन्य विधाओं के ऊपर, जिसमें कि जीवनी साहित्य, यात्रावृत्त और जो भी भारतेंदु युगीन समय में अन्य गद्य विधाएं लिखी गई थी, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर हम शुरुआत करें तो कहा जा सकता है कि हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख एवं प्रचलित विधाओं के विकास में ही नहीं, बल्कि गौण समझी जाने वाली जीवनी, यात्रावृत्त जैसी विधाओं के विकास में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके समकालीन लेखकों का योगदान रहा है। अगर हम गद्य की जो प्रमुख विधाएं, खासतौर से नाटक की बात करें या निबंध की बात करें, ठीक है, आलोचना की बात करें, तो इन सभी का विकास तो भारतेंदु युग में हुआ ही। साथ में जो गौड़, जिनको कि हम अन्य गद्य विधाएं भी कहते हैं, इनका भी विकास हुआ, खासतौर से जीवनी और यात्रावृत्त का। भारतेंदु ने भी लिखा और उनके जो भी समकालीन थे, उन्होंने भी लिखा। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे जीवनी साहित्य के ऊपर। कई बार सवाल पूछा जाता है कि जीवनी साहित्य लेखन की शुरुआत किस युग से मानी जाती है, तो आप तुरंत बताएंगे कि वो युग भारतेंदु युग है। ठीक है, इसके पहले भी भक्तमाल और तमाम रचनाएं की गई, ठीक है, उनको भी जीवनी के रूप में देखा जाता है। लेकिन विधिवत तौर पर अगर हम गद्य की बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? भारतेंदु युग से होती है। आधुनिक युग की अन्य अनेक विधाओं के समान जीवनी साहित्य का आरंभ भी भारतेंदु युग में ही हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विक्रम, कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मुगल बादशाहों, मुसलमान महापुरुषों तथा लॉर्ड मेयो, रिपन आदि अंग्रेज शासकों से संबद्ध अनेक महत्वपूर्ण जीवनियां लिखी, जो चरितावली, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय और बूंदी का राजवंश नामक ग्रंथों में संकलित है। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जीवनी साहित्य की शुरुआत भारतेंदु युग से तो होती है। अब भारतेंदु ने जहां प्राचीन काल के जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे, उनको ध्यान में रखते हुए लिखा, जिसमें खासतौर से आप देख रहे हैं जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि के ऊपर तो लिखा ही, साथ में उन्होंने मुगल बादशाहों के ऊपर भी लिखा, मुसलमान महापुरुष जो थे उनके ऊपर लिखा, यहां तक कि अंग्रेजों के ऊपर भी लिखा है। तो जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं कि चाहे विक्रम, कालिदास, रामानुज इत्यादि जो हैं, इन पर जो लिखा उसको चरितावली कहा गया। और जो उन्होंने मुगल बादशाहों, मुगल महापुरुषों के ऊपर लिखा, उसको बादशाह दर्पण। ठीक है, इसके बाद जो भी जीवनियां लिखी गई हैं, उदयपुरोदय, बूंदी का राजवंश, ये सभी जीवनियां किसके द्वारा लिखी गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई। अब जीवनी का मतलब क्या है? विषयानुकूल तथा भावानुकूल भाषा शैली के प्रयोग द्वारा व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्त का सशक्त अंकन उनके जीवनी साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। वो विषय के अनुकूल भी रहा, भाव के अनुकूल भी रहा और व्यक्ति विशेष भी रहा। ठीक है, तो ये जीवनी की खास विशेषताएं हैं कि वो विषय के अनुकूल होनी चाहिए, भावानुकूल होनी चाहिए और कोई व्यक्ति विशेष होना चाहिए। सबके ऊपर जीवनी नहीं लिखी जा सकती, वो व्यक्ति
अपने जीवन में कुछ न कुछ किया हो। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समय के जो भी रचनाकार थे उन्होंने जीवनी लिखने का भी प्रयास किया। सबसे पहले हमने बात की भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर। तो यहाँ पर खासतौर से बादशाह दर्पण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है कि आगे के एग्जाम में पूछ लिया जाए बूंदी का राजवंश नामक जीवनी किसने लिखा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आप अपने दिमाग में रखेंगे। इनके अलावा जीवनी लिखने में आगे जो रचनाकार रहे उनमें कार्तिक प्रसाद खत्री का नाम लिया जाता है, जिन्होंने अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1887 में लिखा, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र 1890 में, मीराबाई का जीवन चरित्र 1893 ईस्वी में लिखा। कौन? कार्तिक प्रसाद खत्री ने ये लिखा हुआ है। 3 जीवनियों के लेखक कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री, अहिल्या, छत्रपति और मीराबाई। इस तरीके से भी आप कूट भाषा में लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। इनके बाद काशीनाथ खत्री ने 2 तरीके की जीवनियां लिखी। हिंदुस्तान की अनेक रानियों का जीवन चरित्र 1879 ईस्वी में, भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के जीवन चरित्र 1883 ईस्वी में। रमाशंकर व्यास की कृति नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र 1883 में प्रकाशित हुआ। तो इसको आपने देखा होगा पीजीटी 2022 के एग्जाम में, ये विकल्पों में कई जगहों पर हमें देखने को मिला है, चाहे वो सुमेलित वाला हो चाहे विकल्प हो वन लाइनर में। तो आगे की दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र किसने लिखा? रमाशंकर व्यास ने लिखा 1883 ईस्वी में। इनके अतिरिक्त देवी प्रसाद मुंसिफ ने कई जीवनियां लिखी हैं, जिसमें महाराज मानसिंह कच्छवाल वाले अमीर का जीवन चरित्र 1889 में, राजा मालदेव का जीवन चरित्र 1889 में, उदय सिंह महाराजा 1893 में, अकबरनामा 1893, राणा भीम 1893, जसवंत सिंह 1896 में। और ये सभी जीवनियां कैसी थी? ऐतिहासिक थी। ऐसा माना जाता है कि जीवनियों के मामले में देवी प्रसाद मुंसिफ भारतीय युग के सबसे प्रसिद्ध जीवनी लेखक थे, जिन्होंने ऐतिहासिक जीवनियां लिखकर जीवनी साहित्य को समृद्ध किया है। और लगभग इन्होंने 6 जीवनियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है। इनके अतिरिक्त राधा कृष्ण दास ने भी काफी लिखा। आर्य चरितामृत बाप्पा रावल 1884, श्री नागरी दास जी का जीवन चरित्र 1894 में, कविवर बिहारी लाल 1895, सूरदास 1900। तो राधा कृष्ण दास, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से इनका कुछ संबंध था, मतलब रिश्तेदारी कोई थी। मैं चाहूंगा कि जो विद्यार्थी पुराने समय से जुड़े हुए हैं और किताबों को अच्छे से पढ़ते हैं, वीडियोज को अच्छे से देखते हैं, ये राधा कृष्ण दास क्या थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के, जरूर बताएंगे आप। उन्होंने कविवर बिहारी लाल की जीवनी एक तरीके से लिखी हुई 1895 में, सूरदास पर भी लिखा। ठीक। इनके अलावा गोपाल शर्मा शास्त्री, दयानंद दिग्विजय 1881 में लिखा। प्रताप नारायण मिश्र, जो कि भारतेंदु युग के ही एक प्रमुख रचनाकार, जिन्होंने आर्य चरितामृत 1884 में लिखा। बाल मुकुंद गुप्त, जिनको कि कई बार हम द्विवेदी युगीन कवि के रूप में मानते हैं, लेकिन भारतेंदु युग के समय में इन्होंने जीवनी लिखा। हरिदास गुरमानी 1896 में। गोकुलनाथ शर्मा, श्री देवी साहचरित नाम से जीवनी लिखा 1897 में। बलभद्र मिश्र, स्वामी दयानंद महाराज का जीवन चरित्र 1897 में। और अंबिका दत्त व्यास ने लिखा स्वामी चरितामृत 1899 में, जो कि भास्करानंद के जीवनी पर आधारित रहा है। तो ये मोटे तौर पर आप अगर सबको न याद कर पाए तो कम से कम आप भारतेंदु, ठीक है, रमाशंकर व्यास, कार्तिक प्रसाद खत्री, काशीनाथ खत्री, इन लोगों का जरूर ध्यान में रखिए। राधा कृष्ण दास का, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो भारतेंदु मंडल में खासतौर से भारतेंदु के जो एकदम समकालीन थे, उनके साथ रहते थे, प्रताप नारायण मिश्र, इनको ध्यान में रखिए। बाल मुकुंद गुप्त को ध्यान में रखिए। अंबिका दत्त व्यास को ध्यान में रखिए। ठीक है। आर्य चरितामृत बांग्ला से अनुदित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रताप नारायण मिश्र ने जीवनी लिखी है, अब वो ओरिजिनल नहीं रही, बल्कि उसका बांग्ला से उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। व्यक्तित्वों ने यानी लेखकों ने तो लिखा ही, साथ में विदेशी मिशनरियां जी,
उन्होंने भी काफी योगदान दिया है। जैसे कि उन्होंने लिखा विक्टोरिया महारानी का वृत्तांत 1896 में, सिकंदर महान का वृत्तांत 1899 में। तो ये एक संस्था द्वारा लिखित जीवनियां है। तो हमने दोनों तरीके से देखा, व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों हिसाब से जीवनियों को देख लिया है। और सही मायने में देखा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस युग को जीवनी साहित्य का बीज वपन काल कहा जा सकता है। आपके दिमाग में पढ़ते पढ़ते आ गया होगा कि हम तो आमतौर पर इसे आदिकाल के संदर्भ में पढ़ते थे, यानी कि बीज वपन काल का मतलब शुरुआती दौर का काल कहा जा सकता है जीवनी साहित्य के दृष्टिकोण से। ठीक, अब हम बात करते हैं जो दूसरी विधा है, यात्रा वृत्त। यानी कि भारतीय युग में अन्य गद्य विधाओं में सबसे पहले जीवनी, इसके बाद यात्रा वृत्त, ये दो प्रमुख रूप से लिखी जा रही थी। यात्रा वृत्त लेखन की दिशा में भी भारतीय युग के अनेक लेखकों ने योग दिया, मतलब उन्होंने अपना योगदान दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद इसमें बहुत आगे थे। उन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, 3 यात्रा वृत्त लिखे। ध्यान रखना है, सरयू पार की यात्रा, ठीक है, फिर लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब लिख रहे थे तब ये सभी जगह, सभी स्थान उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन वर्तमान दौर में आप देखेंगे एक स्थान कहां, उत्तराखंड में चला गया। तो हम जब कोई तथ्य याद करते हैं, जब उसको प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से आज के संदर्भ में जोड़कर याद करते हैं तो बहुत आराम से याद हो जाता है। तो सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र, लखनऊ की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिद्वार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर है, आपको याद रखना है कि ये जो सभी यात्रा वृत्त लिखे गए, अब वो एक तरीके से धारावाहिक रूप में लिखे गए। कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी, जिसका संपादन 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था काशी से, उसमें ये प्रकाशित हुई। 1871 से 1879 तक के अंकों में समय समय पर प्रकाशित होती रही। मान लीजिए आप एग्जाम में गए और पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, तो पहले तो इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे, और जो नहीं रहेगा अब वो इसी समय के किसी दूसरे रचनाकार की यात्रा वृत्त होगी। तो आप सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा तो बिल्कुल ध्यान में रखें, लेकिन ये सभी प्रकाशित किसमें हुई, कवि वचन सुधा में। हो सकता है कि एग्जाम में हरिश्चंद्र मैगजीन यहाँ पर ऑप्शन में आ जाए, बाला बोधनी ऑप्शन में आ जाए, हिंदी प्रदीप ऑप्शन में आ जाए, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी जो सबसे शुरुआती दौर की पत्रिका थी कवि वचन सुधा, उसी में लगभग 8 वर्षों तक उन्होंने लिखा, अगर हम गणना करें तो। ठीक इस तरीके से याद करना है। भारतेंदु जब लिखना शुरू किए तो और लोग पीछे क्यों रहेंगे, खासतौर से बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, जिनको कि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खास 2 अंग्रेजी के निबंधकारों से तुलना की। अब मैं नहीं बताऊंगा कि किनसे की हुई है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किससे किससे की है। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो ये मानकर चलिए कि आपने ठीक से तैयारी अभी नहीं की है। जब दिमाग में आना शुरू हो जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आपकी तैयारी सही दिशा में चलेगी। तो बालकृष्ण भट्ट ने भी यात्रा वृत्त लिखा, गया यात्रा, जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र सरयू, लखनऊ और हरिद्वार की बात किए, वहीं बालकृष्ण भट्ट गया यात्रा की बात किए, और इसका प्रकाशन हुआ हिंदी प्रदीप के मार्च 1894 ईस्वी में। चूंकि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया तो उसी में गया यात्रा नाम से यात्रा वृत्त लिखा। आज ये जगह गया जी के नाम से नामकृत हो चुकी है। आप लोग जीएस इत्यादि पढ़ते होंगे तो भली भांति इस चीज को समझते होंगे। प्रताप नारायण मिश्र विलायत यात्रा नाम से यात्रा वृत्त लिखा और हिंदी प्रदीप में ही इसका प्रकाशन हुआ 3 साल के बाद, यानी 1897 में। तो कम से कम गया यात्रा, विलायत यात्रा और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो तीनों यात्राएं रही हैं, इनको ध्यान में रखें, क्योंकि यही सब विकल्प में कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी। इन सभी के अलावा इस युग में यात्रा वृत्त संबंधी जो कृतियां प्रकाशित हुई, उनमें श्रीमती हरदेवी,
लंदन यात्रा 1883 में, भगवान दास वर्मा लंदन का यात्री 1884 में, दामोदर शास्त्री का मेरी पूर्व दिग् यात्रा 1885 में, मेरी दक्षिण दिग् यात्रा 1886 में, तोताराम वर्मा ब्रज विनोद नाम से लिखा 1888 में, कल्याण चंद्र बदरी केदार यात्रा 1890 में, बिगु मिश्र ब्रज यात्रा 1894 में। यानी कि लोग इतना प्रभावित हुए कि जहां भी जा रहे थे और जो कुछ अनुभव कर रहे थे उसको लिख रहे थे और वो यात्रा वृत्त के रूप में हमारे सामने आने लगा। इसमें आप देख रहे हैं कि तमाम हमने पुरुष लेखकों को देखा। इसमें एक लेखिका है श्रीमती हरदेवी। अक्सर हम सभी मीराबाई को याद कर लेते हैं। रीतिकाल में कुछ जो रीतिमुक्त कवि थे जो प्रेम करते थे अपने, कुछ एक दो उसमें भी रचनाकार थी, लेकिन फिर महादेवी वर्मा का नाम आ जाता है। यहां पर ध्यान देना है कि भारतेंदु युग में भी कुछ महिला लेखिकाएं थीं जिनमें हरदेवी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। इन्होंने लंदन यात्रा लिखा और भगवान दास वर्मा ने इन्हीं से मिलता जुलता यात्रावृत्त लिखा, लंदन का यात्री। तो ध्यान रखना है कि लंदन यात्रा कौन लिखा है और लंदन का यात्री कौन लिखा है। फिर बाद में लंदन की एक रात करके आगे रचना लिखी गई, वो भी आपके दिमाग में लेखक का नाम जरूर छप गया होगा। क्योंकि मैं स्पेस दे रहा हूं लिखने के लिए, बताने के लिए, सब कुछ। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपके दिमाग पर जो कुंद हो चुका है उसको तीव्र करना है, उस पर चोट करना है। भले वो कड़े शब्दों में ही किया जाए, लेकिन करना पड़ेगा। उसी में भलाई है, उसी में फायदा भी है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है। इसी युग में तमाम अन्य विषयों पर भी लेखन कार्य हुआ, जो कि अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत ही यहाँ पर नगेंद्र ने या फिर उनके साथ जो भी लोग लिखने वाले थे उन्होंने लिखा है। जैसे कि ज्ञान का साहित्य। ज्ञान का साहित्य के अंतर्गत आप देखेंगे तो इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि विषयों पर खासतौर से स्कूलों में छात्रों के लिए जो पुस्तकें लिखी गई उनको हम ज्ञान का साहित्य कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ज्ञान का साहित्य अभी तक ऊपर पढ़े वो भी एक तरीके से ज्ञान का ही साहित्य था, लेकिन वो अनुभवों पर आधारित था। लेकिन जब हम किसी उद्देश्य से कोई पुस्तक लिखते हैं तो वो ज्यादा ज्ञान के साहित्य के अंतर्गत आती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इतिहास। सबसे पहले हम बात करें इतिहास की, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इतिहास तिमिरनाशक नाम से पुस्तक लिखी 1873 ईस्वी में। और ये आप देखेंगे कि प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही जाना माना प्रश्न है। ठीक है, इतिहास तिमिरनाशक 1873 में लिखा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि भारतेंदु की एक तरीके से गुरु थे। और खासतौर से जब हिंदी उर्दू विवाद चल रहा था उसमें इनका नाम आता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण का। ठीक, पूरनचंद मुंशी इन्होंने अवध समाचार नाम से लिखा 1876 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बूंदी का राजवंश नाम से 1882 में लिखा। इसको हम एक तरीके से जीवनी में भी पढ़ रहे थे और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ज्ञान का साहित्य में। तो खासतौर से हमें इतना ही ध्यान रखना है कि बूंदी का राजवंश नाम से पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। देवी प्रसाद मुंशी ने आमेर के राजे नाम से 1893 में लिखा। मारवाड़ के प्राचीन लेख 1896 में। महाराज सिंह का इतिहास बुंदेलखंड 1896 में देवी प्रसाद मुंशी ने लिखा। तो ये तो इतिहास परक किताबें रही। अब राजनीति से रिलेटेड कुछ किताबें आई। श्रीनिवास दास ने राजनीति नाम से 1869 में लिखा। ये वही श्रीनिवास दास हैं जिनको कि हम कभी लाला श्रीनिवास दास भी कहते हैं और जिनका जो उपन्यास रहा परीक्षा गुरु। ठीक है, और नाटक इत्यादि भी लिखा हुआ है। तो राजनीति नाम से इन्होंने 1869 में लिखा। देवीदास ने भी राजनीति नाम से 1873 में लिखा। इसके बाद भूगोल पर भी काफी कुछ लिखा गया। लक्ष्मी शंकर मिश्र ने प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका नाम से 1876 में लिखा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भूगोल हस्तामलक 1877 में लिखा। भगवान दास वर्मा ने पश्चिमोत्तर तथा अवध का भूगोल 1887 में लिखा। ज्वालानाथ नागर ने
जगत दर्शन 1899 में लिखा। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की तो पुस्तक बिल्कुल ध्यान में रखना है, इन्होंने भूगोल पर लिखा और इन्होंने इतिहास पर भी लिखा है। शुरुआती दौर में जब किताबों का निर्माण किया जा रहा था स्कूलों में पढ़ाने के लिए, जिसको कि हम टेक्स्ट बुक कहते हैं, उसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का काफी रोल रहा है। ललित कला के दृष्टिकोण से देखें तो सौरेंद्र मोहन ठाकुर, जब भी ललित कला इत्यादि की बात आएगी तो वहां पर बांग्ला रचनाकार जरूर आ जाएंगे। तो सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने गीतावली लिखा 1878 में, गोपाल दास संगीत सप्तारणव तरंग 1882 में, भक्तराम राग रत्नाकर 1885 में, मणिराम सितार चंद्रिका 1893 में लिखा। राजा फतेह सिंह वर्मा ने राग प्रकाशिका 1899 में लिखा। प्रिय विद्यार्थियों, आमतौर पर इस तरीके की रचनाएं कम पूछी जाती हैं, फिर भी चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं और जब प्रश्न आ जाते हैं और उत्तर गलत हो जाते हैं तो मन में एक कसक रहती है कि हम समय किस चीज के लिए बचा रहे थे या फिर हमने क्यों नहीं पढ़ा। चूंकि एक एक नंबर पर फाइटिंग है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी समय भक्ति, दर्शन और धर्म पर आधारित रचनाएं लिखी जा रही थी। खासतौर से स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश 1875 में प्रकाशित हुआ। और जैसा कि जानते हैं कि हिंदी भाषा के विकास में सत्यार्थ प्रकाश का काफी रोल रहा है। श्रद्धाराम फुलौरी ने आत्मचिकित्सा नाम से 1867 में लिखा। गोपाल दास ने वल्लभाख्यान 1873 में, कृष्णचंद्र धर्माधिकारी ने ज्ञान प्रदीप नाम से लिखा 1874 में, कृष्णदास ज्ञान प्रकाश 1874, हरिदास ने लिखा परमार्थ चिंतन विधि 1876, आत्मा रामजी महामुनि ने जैन तत्वादर्श लिखा 1884 में, रमाकांत शरण ने लिखा प्रेम सुधा रत्नाकर 1893 में। तो खासतौर से इसमें आपको इंपॉर्टेंट रूप में सत्यार्थ प्रकाश, आत्मचिकित्सा, इन दोनों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी को आप देख लीजिए कि सुमेलित इत्यादि में आए तो एक बार जरूर आप दिमाग लगा सकते हैं कि हमने भारतेंदु योगीन अन्य गद्य विधाओं को पढ़ा था और उसमें गोपाल दास ने वल्लभाख्यान लिखा, ज्ञान कृष्णचंद्र धर्माधिकारी ने ज्ञान प्रदीप, कृष्णदास ने ज्ञान प्रकाश। आप देख रहे हैं ज्ञान ज्ञान शब्द को लेकर काफी लिखा गया। हरिदास ने लिखा परमार्थ चिंतन विधि, आत्माराम जी महामुनि ने जैन तत्वादर्श लिखा, रमाकांत शरण ने प्रेम सुधा रत्नाकर लिखा। इसी दौर में चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड भी कुछ ग्रंथ लिखे जा रहे थे। अगर हम देखें साहित्यिक दृष्टिकोण से तो इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, फिर भी हम एक नजर जरूर दौड़ाना चाहते हैं। जनार्दन भट्ट ने लिखा वैद्यक रत्न, श्री कृष्ण शास्त्री ने लिखा चिकित्सा धातुसार, डॉक्टर ब्रजलाल ने लिखा शस्त्र चिकित्सा, शिवचंद्र मैत्री ने लिखा पशु चिकित्सा और केदारनाथ चटर्जी ने लिखा होम्योपैथिक सार आदि रचनाएं उस समय लोग लिख रहे थे। खासतौर से इसको किस दृष्टिकोण से देखना है कि कैसे धीरे धीरे हिंदी गद्य का विकास हो रहा। इन सभी चीजों को पढ़ने का एक मतलब ये भी है कि केवल साहित्य के माध्यम से हिंदी गद्य का विकास नहीं हुआ। ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंटरव्यू इत्यादि में आप अपनी बातों को बहुत ही विश्वास के साथ रख सकते हैं कि हिंदी गद्य के विकास में केवल साहित्य या साहित्यकारों का योगदान नहीं रहा, बल्कि अन्य लोगों ने भी, खासतौर से जो डॉक्टरी पेशा के लोग थे उन्होंने भी लिखना शुरू किया। और अलग अलग, अब जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका तो संबंध है दर्शन से, धर्म से, इन्होंने भी लेकिन हिंदी भाषा का कैसे विकास हो इन सारी चीजों को लेकर सोचा समझा। विज्ञान के क्षेत्र में भी लिखा गया, जैसे कि आदित्य भट्टाचार्य ने लिखा बीज गणित, शिव चरण लाल ने लिखा क्षेत्रमिति प्रकाश, नवीन चंद्र राय इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया था। अब मैं आप सभी के लिए होमवर्क दूंगा ताकि आप लोग ध्यान रखें कि हाँ भाई नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का संपादन किया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्थिति तत्व और गति तत्व। सुधाकर द्विवेदी ने लिखा चलन कलन समीकरण मीमांसा 2 भागों में, महेंद्र भट्टाचार्य ने लिखा पदार्थ दर्शन, लक्ष्मी शंकर मिश्र ने लिखा पदार्थ विज्ञान विटप। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जो भारतीय
युग रहा है। उसमें केवल प्रमुख विधाएं नहीं लिखी गई, नाटक, आलोचना, निबंध, पत्रकारिता का जो पोर्शन रहा है, बल्कि अन्य गद्य विधाओं में भी बहुत वेरिएशन रहा, विविधता रही। उसमें भी खासतौर से जीवनी और यात्रावृत्त को आपको फोकस करना है। बाकी जो ज्ञान का साहित्य रहा, मेन जो पॉइंट थे हमने उनको इंपॉर्टेंट करके बतलाया ही, और सोचा कि एक नजर आप भारतेंदु योगीन अन्य गद्य विधाओं पर नए तरीके से डालें, ताकि बदलते हुए पैटर्न में कहीं से भी सवाल पूछे जाएं तो आप वहां पर आराम से उसको कर लें। तो उम्मीद है कि आप सभी को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इसी तरीके से लगातार आप जुड़े रहिए। हमारी कोशिश है कि तमाम जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उसमें ये सभी लेक्चर काम में आ जाएं, आपके लिए लाभप्रद हो। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।